नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा आप लोग जान ही रहे हो कि हम लोगों की इस समय इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। तो उसी सीरीज में हम जो है कि ना डिले करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलिए। तो और मुझे लगता है कि आज हो सकता है कि हम लोग का लगभग डीसी मोटर खत्म हो जाए, तो उसके बाद इंडक्शन मोटर चलेगा। ठीक है? तो जो जैसा क्वेश्चन आएगा हम वैसा आगे देखते चलेंगे। ठीक है भाई? चलिए। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे दिया जाए। जिन मेरे भाइयों को लगता है कि अगर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके खुद से जो है कि शॉर्ट नोट्स बना के अपने हैंड रिटन जो है कि पढ़ना चाहते हैं, तो उन वे लोग भाई लोग क्या करेंगे, हमारे जो है कि ग्लोबल आईटीआई के इस वेबसाइट पे जाएंगे गूगल में, और global-iti.org जो है कि आप सर्च करोगे, और जैसा यहाँ पे स्लाइड दिख रहा है वैसे ही आप जो है कि स्लाइड आपके गूगल साइट पे भी दिखेगी, आपके पेज पे भी दिखेगा। और आप यदि चाहते हो कि वहां से डाउनलोड, जैसे आप दिया ना कि आईटीआई निमी मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट देना चाहते हो, कोई क्वेश्चन पीडीएफ लेना चाहते हो, फिर पेपर लेना चाहते हो, बाकी जो है वैकेंसी वगैरह डिटेल्स, सिलेबस वगैरह किसी भी चीज के बारे में आपको यदि आवश्यकता हो कि हाँ मुझे सब चीज जानना है या फिर करना है, तो आपको सारी चीजें जो है कि इस साइट पे आपको जो है कि मिल जाएंगे। ठीक है भाई? चलिए। तो अपना जो है कि टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने जो है कि क्लास पे, क्योंकि कितने भाई लोग बोलते हैं कि अरे सर रोज रोज एक ही चीज बताते हो जाते हो। है भाई? तो ठीक ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं। ठीक है भाई? चलो। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, और ये बोला है कि व्हाट इज द इफेक्ट इन अ डीसी शंट मोटर, यानी एक डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा इफ यदि इट्स सप्लाई टर्मिनल्स आर इंटरचेंज, यानी इसके सप्लाई टर्मिनल चेंज टर्मिनल को क्या कर दिया, चेंज चेंज कर दिया। ठीक है भाई? तो आपसे मैं इस चीज के बारे में कल ही डिस्कस किया था कि कोई सी भी मोटर हो, ठीक है भाई, कोई सी भी मोटर, जरूरी नहीं है कि डीसी मोटर है, जरूरी नहीं है कि डीसी, एसी भी मोटर हो यानी इंडक्शन भी मोटर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे मोटर्स के लिए अवेलेबल जो है कि वैलिड है कि आप उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को सप्लाई टर्मिनल को चेंज करके कभी भी नहीं चेंज कर सकते। आप सोचो कि सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर दो, यानी फेज को न्यूट्रल से और न्यूट्रल को फेज से इंटरचेंज कर दो, तो आप सोचो कि जो है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी डीओआर चेंज हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा भैया। ठीक है? ये बिल्कुल नहीं होगा। आपको मैं बताया था डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने का मतलब ये है कि या तो आप फील्ड वाइंडिंग, या फिर आप आर्मेचर वाइंडिंग, या फिर फील्ड वाइंडिंग, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग, दो में से किसी में भी जो है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर दो, यानी दोनों टर्मिनल यानी फील्ड या फिर आर्मेचर में से दोनों टर्मिनल से किसी एक टर्मिनल का जो है कि डायरेक्शन चेंज कर दो, तो जो है कि आपकी स्पीड चेंज होगी, लेकिन सप्लाई टर्मिनल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है भाई? चलिए। तो बताओ भाई क्या होगा भाई इफेक्ट, कि रन इन स्लो स्पीड नहीं, यदि सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा भाई, उसी स्पीड से चलेगी। पहली बात। रन इन हायर स्पीड, नो, ये भी गलत बात। रन इन द सेम डायरेक्शन, वही तुम्हें बताया कि सप्लाई टर्मिनल को चेंज करोगे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नहीं चेंज होगी, सेम डायरेक्शन में ही चलेगी, यानी बेस्ट आंसर। रन इन द रिवर्स डायरेक्शन नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बेस्ट आंसर है। ठीक है भाई? चलिए। अब जो है कि आपको पता है कि यदि डीसी शंट मोटर को जो है कि पहला दिया ना कि स्लो स्पीड करना है, तो भाई इसके जो है कि फील्ड बाइंडिंग में जो है कि कुछ भी करो, यानी रेजिस्टेंस ऐड करो तब, ठीक है, या फील्ड को डाइवर्ट करो, तब जो है कि आपकी स्पीड रेटेड से ज्यादा मिलेगी। ठीक है? जो सॉरी यदि कम मिले, यानी आर्मेचर में, किसमें भाई, सॉरी आर्मेचर में, किसमें, आर्मेचर में। और यदि जो है कि स्पीड को हाई करना है तो फील्ड में, किसमें, फील्ड में। ठीक है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं कि व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी शंट मोटर इज ओपन सर्किट। बोल रहा है कि यदि कोई डीसी सीरीज मोटर है, कौन सी है भाई, शंट है ना, शंट है, सीनी शंट है, कोई डीसी शंट मोटर है, उसका स्पीड क्या होगा यदि यदि उसके, आप क्या बोल रहा है कि फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए। उसको ओपन करने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि मेरी ये मोटर है भाई, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग होगी, कौन हो गई, फील्ड वाइंडिंग होगी। आपने यहां से क्या किया, सप्लाई दे दिया VS, क्या दे दिया भाई, सप्लाई दे दिया VS। आप मुझे बताओगे कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, सभी भाई बोलेंगे EB बाई फाई एस, क्या होता है, EB बाई फाई एस, ये स्पीड का फार्मूला होता है एट नॉर्मल रनिंग कंडीशन, नॉर्मल रनिंग कंडीशन पे।
लेकिन लेकिन आप बताओ कि अगर बोल रहा है कि फील्ड वाइंडिंग ओपन कर दिया जाए, अब बताओ मेरे भाई जब फील्ड वाइंडिंग आप ओपन कर दोगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई करंट जो पहले सपोज दैट मैंने आईएसएस करंट मान लिया था, इसके कारण फ्लक्स आईएसएस था, वो फ्लो हो रही थी आईएसएस करंट, अब वो क्या हो गई? जीरो हो गई। भाई जब ओपन सर्किट हो गया तो करंट का मान क्या हो गया? जीरो हो गया। जब करंट का मान जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है? फ्लक्स का मान भी तो जीरो हो गया। जब भाई फ्लक्स का मान जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा? एन इक्वल टू ईवी बाई जीरो। अब बताओ किसी भी संख्या को जीरो से भाग दोगे तो क्या आएगा? जीरो से भाग दोगे, इसका मतलब क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? स्पीड हाई। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? स्पीड हाई। इसका मतलब यह है कि यदि आप संड कोई संड मोटर है, उसकी फील्ड को क्या करते हो? ओपन कर देते हो, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन बता रहा है हाई हो जाएगी? फर्स्ट स्टॉप रनिंग, गलत बात है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ सकता है कि रन इन वेरी हाई स्पीड एंड आफ्टर यानी बाद में रुक जाएगी। रुक जाएगी, ये इतना भी बोल सकता है, तो यानी दो ए भी बोल सकता है, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन यदि डायरेक्टली बोल दे कि स्टॉप, तो ये गलत है, ठीक है। और नॉर्मल स्पीड तो भाई रन ही नहीं करेगा, रन एट स्लो स्पीड तो नहीं, ठीक है। तो डी ऑप्शन कौन सा आंसर है आपका? बेस्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलो अभी नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर रिडक्शन इन स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड? यदि कोई डीसी शंट मोटर क्या है, डीसी शंट मोटर है, नो लोड टू फुल लोड यानी जीरो लोड से फुल लोड पे जो है ऑपरेट कर रही है, तो उसके स्पीड में क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब यदि ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, नॉर्मल कंडीशन में ये होती स्पीड, लेकिन लेकिन आपकी जो स्पीड यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप हुई है, वो किसके कारण हुई है? ये ड्रॉप हुई है किसके कारण हुई है? तो ये भाई मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आप लोगों से डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जो स्पीड प्राइमरी जब फर्स्ट टाइम जो है कि मतलब जो है कि डिक्रीज होती है, वो किसके कारण होती है? कि आर्मेचर में क्या होती है, जब आप लोड लगाते हो कि वही शंट मोटर है, आपने ये आपकी शंट मोटर है, ठीक है भाई, ये आपकी क्या है? शंट मोटर है। जब आपने क्या किया, यहाँ पे सप्लाई लगाया, तो लोड लगाया, तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगा। जब आर्मेचर में करंट फ्लो होगा, इसका मतलब क्या है? आर्मेचर का खुद का रेजिस्टेंस होगा। अगर खुद का रेजिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब क्या है? आर्मेचर का वोल्टेज, आर्मेचर में क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। आर्मेचर में क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये जो डिक्रीज आपको दिखाई दे रहा है किसी भी शंट मोटर की स्पीड में, वो किसके कारण दिखा रहा भाई? आर्मेचर का क्या है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है? आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है? डी। कौन है भाई? आंसर आपका कौन सा सही है? डी। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखो क्या है। बोला है कि विच बाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट, यानी जो ये टेस्ट दिखाया गया, इसके द्वारा कौन सी बाइंडिंग को जो है कि दर्शाया जा सकता है? तो मैं अभी को पिछली क्लास में डिस्क्राइब किया हूँ। ये अपना क्या है? ग्राउलर। अब ग्राउलर क्या करता है? दो प्रकार के टेस्ट को डिफाइन करता है। फर्स्ट ओपन सर्किट टेस्ट, सेकेंड होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। किसका? आर्मेचर बाइंडिंग का। किसका? आर्मेचर बाइंडिंग का। मैं ये बताया था कि यदि ओपन सर्किट टेस्ट कब दिखाएगा? जब यहाँ पे अमीटर कनेक्टेड होगा। और शॉर्ट सर्किट कब दिखाएगा? जब क्या होगा? वहां पर कनेक्ट होगा एक्सॉ ब्लेड। क्या होगा? एक्सॉ ब्लेड कनेक्टेड होगा। आप मुझे देख के बताओ भाई क्या कनेक्ट इसमें है? आप देखो, देख के बताओ क्या कनेक्टेड है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो अमीटर कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर इज द बेस्ट आंसर। क्या है भाई? बेस्ट आंसर। चलो अगला, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लीप ऑफ अ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर? चलिए तो मैं देखो अभी यहाँ तक क्या चल रहा था? आपका डीसी मोटर चल रही थी। क्या चला था भाई? डीसी मोटर। तो अब डीसी मोटर मेरे ख्याल से लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो ये अपना जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन अपना है इंडक्शन मोटर से। किससे है? इंडक्शन मोटर से, ठीक है भाई। तो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान जाओ भाई इंडक्शन मोटर क्या है, क्या करता है इंडक्शन मोटर, ठीक है। चलो जैसे मैं एक छोटा सा चित्र बनाऊंगा, आपको उस छोटे चित्र से समझाने की कोशिश करूंगा भाई क्या है इंडक्शन मोटर। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने एक चित्र देखो, जितने भी मोटर हो चाहे जनरेटर हो भाई, सारे में दो ही चीज कॉमन हो। एक पहला रोटर हो, दूसरा जो है कि स्टेटर। रोटर का मतलब वो पार्ट जो क्या करता है? रोटेट करता है। स्टेटर का मतलब वो पार्ट जो कि स्थिर रहता है। अब जो है कि अब ये डिपेंड करता है कि भाई आप जो है कि आर्मेचर रोटर पे आर्मेचर बाइंडिंग करना चाहते हो या फिर स्टेटर बाइंडिंग करना चाहते हो, वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप ये कॉमन है कि भाई स्टेटर और रोटर दो चीज होंगी होंगी। तो मैंने मान लिया मेरा जो है कि इंडक्शन मोटर है, ये अपना हमने मान लिया कि मेरा क्या मेरा है
ये स्टेटर है और ये मेरा क्या है, रोटर है। क्या भाई, रोटर है। ठीक है। अब यदि सिंगल फेज की बात करें तो आगे जैसे जैसा क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको सब कुछ समझाते जाऊंगा, लेकिन जब आपसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड। क्या भाई, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, तो उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अभी समझते हैं, सपोज दैट मेरी ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है और इसके जो है हम क्या करते हैं, स्टेटर में सप्लाई देते हैं। किसमें भाई, स्टेटर में क्या करते हैं, 3 फेज सपोज दैट हमने सप्लाई दिया। जब आपने 3 फेज सप्लाई दिया तो इसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जिसको आप आरएमएफ बोलते हो। क्या बोलते हो, आरएमएफ यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में भी बात करें तो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। क्या भाई, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि आपने सपोज दैट स्टेटर में सप्लाई दे दिया तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक दिस उत्पन्न हो गया। ठीक है। अब वर्क किस पे करता है, सब मैं पहले बता चुका हूँ, चाहे कोई सी भी मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, सारे के सारे वर्क करते हैं एक ही लॉ पे, वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है भाई, चल अब आप जो आपने जो स्टेटर में सप्लाई दिया, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ, जनरेट हुआ, और जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंतर्गत क्या है, आपका रोटर है। रोटर क्या है आपका, एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर है। क्या है भाई, कंडक्टर। अब आप लोग सभी लोग जानते हो कि फैराडे का चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लॉ ये कहता है, यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखा हो और उस मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर बीच क्या हो, सापेक्ष गति हो, यानी रिलेटिव मोशन हो, तो भाई उनके बीच में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। किसमें, उस कंडक्टर में। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में कंडक्टर है, और यदि आपने एसी सप्लाई दिया है तो एसी सप्लाई तो ऑलरेडी वेरिएबल होती ही है, ऑलरेडी क्या होती है, वेरिएबल होती ही है। इसका मतलब यह है कि रोटर कंडक्टर में क्या हुआ, करंट ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और सारे रोटर कॉइल जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से जो है कि शॉर्टेड होते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो इसका मतलब यह है कि ड्यू टू शॉर्ट क्या होगा, आपकी करंट उत्पन्न होगी। जब आपकी करंट उत्पन्न होगी तो जब करंट उत्पन्न होगी तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, लेंज लॉ। क्या लगेगा, लेंज लॉ। और लेंज लॉ ये कहता है कि कोई भी प्रवाह अपने कारण का क्या करता है, विरोध करता है। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि वह अपने करंट को कम करने के लिए उस कारण का विरोध करेगा। किस कारण का, कारण क्या है, कारण मेरा यही था कि मैंने सप्लाई जब दिया था तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ था, यही मेरा क्या था, कारण था। इस कारण का अपोज करेगा कौन, इसमें उत्पन्न करंट, और अपने खुद के करंट को कम करने के लिए क्या करता है, हमारा रोटर क्या होता है, रोटेट होने लगता है। क्या होता है, रोटेट होने लगता है। ठीक है भाई, तो ये इसकी जो है कि वर्किंग कैसे होती है, मैंने शॉर्ट में जो है कि इंडक्शन मोटर के बारे में आपको बताया है। क्या किया, शॉर्ट में बताया। ठीक है, चलो अभी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जिसको हम आरएमएफ बोलते हो, उसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं एनएस से, जिसका नाम है सिंक्रोनस स्पीड। क्या नाम भैया, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, क्या इसका क्या नाम है, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, लेकिन जो हमारी रोटर जिस स्पीड से रोटेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एन आर। एन आर का मतलब होता है हमारी रोटर की स्पीड। क्या होता है भैया, रोटर की स्पीड। ठीक है, आप बताओ जिस स्पीड से आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है कि रोटेट कर रहा है, उतने ही स्पीड से आपकी रोटर कभी भी रोटेट नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि रोटर की गति जब भी होगी सिंक्रोनस स्पीड यानी आरएमएफ के यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से क्या होगी, लेस होगी। क्या होगी, लेस होगी, यानी कम होगी। इसीलिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसको एक और नाम देते हैं, जिसका नाम होता है असिंक्रोनस मोटर। क्या, असिंक्रोनस मोटर। ये इंडक्शन मोटर का क्या है, दूसरा नाम है भैया। क्यों नाम है कि एक होता है सिंक्रोनस मोटर जो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड में घूमती है, लेकिन आपकी जो इंडक्शन मोटर है कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमती है, इसलिए इसका नाम क्या है, असिंक्रोनस मोटर। ठीक है भाई, चलिए तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि
आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है वो ns है, आपके रोटर की स्पीड क्या है, nr है। इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं भैया, स्लिप। क्या बोलते हैं, स्लिप। इसका मतलब यह है कि आपकी जो रोटर है जिस स्पीड से घूम रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के से कितना पिछड़ रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से आपकी रोटर की स्पीड कितना पीछे है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्लिप। इसका मतलब स्लिप का यदि आपसे कोई फार्मूला पूछ दे, उसको स्लिप नहीं बोलते, एक्चुअली बोलते हैं स्लिप स्पीड। ठीक है भाई, स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड का फार्मूला आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या बोलोगे सर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की स्पीड, माइनस रोटर की स्पीड। तो आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, ये आपकी स्लिप स्पीड है। लेकिन आपसे कोई पूछ दे सर स्लिप क्या होता है, स्लिप कुछ नहीं होता है मेरे भाई, जो पिछड़ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, यानी जितना स्लिप है वो स्लिप, जितना स्लिप है यानी ns माइनस एन आर विथ रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड, मतलब ns, मतलब ns। ये क्या है, स्लिप का आपका फार्मूला है। क्या भैया, स्लिप का फार्मूला ये है, स्लिप स्पीड का फार्मूला ये है। जिस मेरे भाई को नहीं पता है लिख लेगा। ठीक है, चलो अभी ज्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो, चलो क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लीप स्पीड ऑफ अ थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अच्छा, एक ध्यान देना, यहाँ पे एक शब्द बोला है कि स्लिप स्पीड, स्लिप स्पीड। स्लीप और स्लीप स्पीड में अभी अंतर बताया कि यदि केवल स्लीप स्पीड पूछे, स्लीप स्पीड, इसका मतलब यह है कि ns माइनस nr। लेकिन केवल स्लीप पूछे, लेकिन केवल स्लीप पूछे इसका मतलब हो जाएगा ns माइनस nr बाई ns। ठीक है भाई, तो इस चीज को ध्यान रखना कि इसमें पूछा क्या है, क्योंकि ऑप्शन में सारे दोनों है, ऑप्शन में क्या है, दोनों है। इसीलिए देखो, तो स्लीप स्पीड पूछा है, इसका मतलब ns माइनस nr। तो ए ऑप्शन आपका बेस्ट आंसर होगा। यदि स्लिप स्पीड के लिए, यदि केवल आपका स्लिप पूछता तो ये होता एन एस माइनस एन आर बटे एन एस, तो डी ऑप्शन होता। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका कौन सा आंसर सही है भाई, ए नंबर। चलो आगे आओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो। चलो, व्हाट इज द टाइप ऑफ इस कंट्रोल सर्किट, यानी जो इसमें कंट्रोल सर्किट दिया गया है उसका कौन सा जो है कि ये टाइप है। तो देखो, ये जो है कि इंचिंग कंट्रोल है। देखो आपका एक यहाँ पे जो है कि स्टार्ट लिखा ना, स्टार्ट, क्या लिखा है, स्टार्ट एक प्रकार का क्या है, पुश बटन है। क्या है भाई, पुश बटन है। ठीक, और जब जैसे ही आप इसको पुश करोगे यानी जो है कि दबाओगे, तो आप देख रहे हो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपकी मोटर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर फॉर एन एसी मोटर। यदि कोई ऐसी मोटर है तो उसको इलेक्ट्रिकल डिग्री ज्ञात करने के लिए आपका कौन सा फार्मूला है। तो सभी भाई एक फार्मूला लिख लेंगे कि थीटा इज इक्वल टू पी बाई टू इंटू थीटा एम, ये होता है फार्मूला। ये क्या होता है फार्मूला, जहाँ थीटा एम क्या है, यहाँ जहाँ थीटा एम क्या है, मैकेनिकल एंगल, यानी आप जिसको बोलते हैं यांत्रिक कोण, मैकेनिकल एंगल। ठीक है, और आपका थीटा ई यानी इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रिकल एंगल यानी वैद्युत कोण, जिसको आप बोलते हो हिंदी में भाई। चलो अभी फार्मूला ये, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई मेरे। हमेशा और हमेशा याद रखना, थीटा ई जब भी होगा, थीटा ई हमेशा और हमेशा 360 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब यह है कि थीटा ई जो है कि 360, 720, एक 1440, 540 कुछ भी हो सकता है। लेकिन लेकिन हमेशा जो थीटा ई यानी इलेक्ट्रिकल का मान होगा वो हमेशा और हमेशा, मतलब इलेक्ट्रिकल का मान कुछ हो सकता है, बट मैकेनिकल एंगल का मान हमेशा हमेशा सिर्फ इतना ही होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 360 डिग्री। अब आपसे इलेक्ट्रिकल के लिए पूछा है, इलेक्ट्रिकल के लिए निकाल दो भाई, पी बाई टू गुड़े 360 करो, कितना आएगा 180 गुड़े पी। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल। पी क्या है भैया, नंबर ऑफ पोल। ये है थीटा इलेक्ट्रिकल का मान। ये क्या है, थीटा इलेक्ट्रिकल का मान। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल इक्वल टू 180 बटे, भाई तो गलत हो गया स्लॉट की संख्या। सेकंड क्या है, टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट, भाई स्लॉट है नंबर ऑफ पोल, ये गलत है। चलो
टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू 180 बटे बटे गलत है तुरंत। चलो, टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल, यही तो है 180 इंटू नंबर ऑफ पोल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कौन सा आंसर है भाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या आपका सही आंसर। चलो अगला देखिए, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? इसमें जो दिया गया है इसमें स्टार्टर का नाम क्या है? एक्चुअली थोड़ा क्लियर कमरा है मैं लेकिन दिखा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपकी एक जो है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर है। सप्लाई चाहे इधर से आ रही है उसका टेंशन छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि भाई देखो यहाँ पे एक आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? एक जो है कि आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है भैया? ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड। ये कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? DOL गलत है। सेकंड है क्या आपका? ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड। सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, स्टार डेल्टा गलत है। स्टार डेल्टा होता तो एक्चुअली पूरा क्लियर जो है कि स्टार डेल्टा बना होता है, लेकिन आपको देख रहे हो जो है कि ट्रांसफार्मर है तो क्या है? ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। चलो अगला देखो भाई, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड सिंक्रोनस स्पीड ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर? यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड को ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है? अभी मैं बताया कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है जिसको हम NS से इंडिकेट करते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है भाई। चल अभी इसका फार्मूला क्या होता है? सब लोग कॉपी में अपने छाप लो। 120F/P क्या होता है? 120F/P यानी आपका एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी। और पी क्या है? नंबर ऑफ पोल। क्या भैया? नंबर ऑफ पोल। पी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, एफ मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन है सिंक्रोनस स्पीड के लिए? 120/P, 100P, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ए ऑप्शन कौन सा है? सही है 120 अपन, ये 120F/P इज द बेस्ट आंसर, जो कि आपके क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है, यानी हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फ्यूज रेटिंग टू रन 10 हार्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर एट फुल लोड? यानी कोई 10 हार्स पावर की इंडक्शन मोटर है जो कि फुल लोड पे रोटेट कर रही है, तो उसके लिए फ्यूज रेटिंग क्या होनी चाहिए? तो जरा देखो, पहली बात तो समझो कि हार्स पावर का मतलब क्या होता है। देखो हार्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट, यानी एक हार्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। अब दिया है यहाँ पे जो है कि 10 हार्स पावर, आप इसका मतलब है कि अगर 10 हार्स पावर होगा तो लगभग कितना हो जाएगा? 7460 वाट। क्या हो जाएगा? 7460 वाट। आपको फ्यूज रेटिंग निकाली, फ्यूज रेटिंग का अच्छा कोई पूछ दे भैया फ्यूज रेटिंग किस पे डिपेंड करती है, यानी पावर आपसे ऑप्शन में दे दे कि हाँ यदि कोई आप फ्यूज को डिजाइन कर रहे हो तो किसके अकॉर्डिंग आप उस डिजाइन करते हो, यानी आपसे ऑप्शन में दे दे जो है कि पावर के अकॉर्डिंग, वोल्टेज के अकॉर्डिंग, करंट के अकॉर्डिंग, पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो भाई हमेशा और हमेशा याद रखना, चाहे सर्किट ब्रेकर हो, चाहे जो है कि आपका ये फ्यूज हो, मैक्सिमम जितने भी जो है कि प्रोटेक्टिंग एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे डिपेंड किस पे होते हैं? करंट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है भैया। किस पे डिपेंड होते हैं? करंट पे डिपेंड होते हैं, यानी उसकी डिजाइनिंग जो होती है करंट के अकॉर्डिंग की जाती है। चलो तो हमको सपोज दैट यहाँ पे करंट निकालना है, ठीक है। सपोज दैट हमको करंट निकालना है, तो आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है? VI। नॉर्मली नॉर्मल केसेस में इतना ही होता है, बाकी जो होता है हम देखते हैं। चलो अभी आपको सपोज दैट करंट निकालना है, I इक्वल टू PY भी होगा। P का मान दिया है 7460। भी आप क्या लोगे? आप सभी लोग जानते हो कि नॉर्मल केसेस में जो है कि यदि नॉर्मल केसेस बात करें, 3 फेज जो सप्लाई आती है हमारे यहाँ 230 240 के आसपास आती है जो भी, ठीक है। सिंगल फेज कितने की? सिंगल फेज। लेकिन अभी चार फेज की बात करो कितना है? 430 या 440 जो भी आप मानते हो, सपोज मैंने जो है 430 मान लिया। कैलकुलेट करो भाई, 746/543, ठीक है। कितना आ जाएगा? हाँ सर, ठीक है। तो 400 इसका भाग दो कितना आएगा? लगभग वन, एक बार आप लोगे तो 43,136, ये कितना जाएगा आपका? 36 8।
लगभग 18 जा रहा है, ठीक है, लगभग 18 बार जा रहा है, लगभग कितना जा रहा है, 18-19 बार जा रहा है। मतलब इसका करंट रेटिंग मिनिमम 18 मिनिमम है, क्या हो जाए करंट रेटिंग आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, लगभग 18 एम्पियर के आसपास, ठीक है। तो इसमें देखो 18 एम्पियर के आसपास 10 का जब आप लोगे तब तो भाई फ्यूज ही हो जाएगा, 15 को लोगे तो 18 उसके जो उसकी जो क्षमता है करंट को ले जाने की वो तो उससे कम है, तो ये भी फ्यूज जाएगा। अभी देखो दो ऑप्शन है 25 और 30, 25 और 30, तो सेफ्टी की दृष्टि से आप क्या करोगे, ऐसा तो नहीं, सेफ्टी की दृष्टि से क्या करते हैं 4 एम्पियर 5 एम्पियर थोड़ा ज्यादा लेते हैं, तो इसके यदि नियर बाई की बात करें तो 25 एम्पियर आपका सही है, तो 30 एम्पियर नहीं, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो इसे रट्टा नहीं मारना भैया, कैसे आना है आपको पता नहीं चाहिए। हाँ, 3 फेज में लगभग 3 फेज के लिए 440 वोल्ट और 2 फेज के लिए 230 वोल्ट की सप्लाई होती है, पावर आपको दिया है, करंट का मान इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो नियर बाई में जो आंसर आएगा वो क्या है आपका 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो अगला है कि संपर्क जो दिया गया उसमें एक्स का क्या नाम है, यानी ये जो दिया गया एक्स, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका नाम क्या है, ठीक है। तो देखो भाई, इधर से आपने सप्लाई दिया, यहाँ पे आपका फ्यूज है, यहाँ पे एक जो है कि ऑफ स्विच है, यहाँ पे ऑन स्विच है, यहाँ पर जो है कि आपका रिले है, और यहाँ पे की है, ठीक है। ये देखो इसका एक्स का मान क्या है कि क्या है, अब आप देखो ये मेन हमारा क्या है, ये मेन स्विच है, ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेन स्विच है, मेन स्विच है, क्योंकि जब आप इसको पुश करोगे, जब आप पुश करोगे तो ये जो है कि शॉर्ट हो जाएगा, और जब शॉर्ट हो जाएगा तो जब तक आप ये जो है कि इस की को आप ऑन नहीं करोगे तब तक आपका जो है कि सर्किट वर्क करने वाला नहीं है। सर्किट वर्क करने वाला नहीं, इसका मतलब ये तो मेन है, लेकिन ये क्या है, हेल्प कर रहा है उसका, ये क्या है, हेल्पिंग है, ये क्या है, हेल्पिंग। और हेल्पिंग का ही दूसरा एक और नाम होता है सपोर्टिंग, जिसको आप बोल सकते हो, और इसका एक और दूसरा नाम है जिसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सिलरी, क्या, एक्सिलरी, ठीक है भाई। तो ये आपका जो एक्स दिखाया गया है, यानी ये वाला ये कौन सा है भाई, कंटेक्ट है, आप बताओगे, एक्सिलरी कौन सा है कंटेक्ट भाई, एक्सिलरी। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा है भाई, सही आंसर। चलो हाँ भाई, चलो देखो अगला क्वेश्चन है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है, यानी चित्र में जो दिया गया वो कौन सी वाइंडिंग है। तो देखो भाई, ये जितने हैं सब स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे एक चीज और इसमें अगर पूछ देता कि भाई सिंप्लेक्स है डुप्लेक्स है, ठीक है, तो भाई ये तो पहले सिंप्लेक्स डुप्लेक्स के बारे में बता चुका हूँ कि यदि एक इस पे एक सेगमेंट छोड़ के दूसरे में जाए, एक छोड़ दिया जाए तो डुप्लेक्स, यदि एक भी ना छोड़े तो सिंप्लेक्स, दो छोड़ दिया तो ट्रिप्लेक्स, तीन छोड़ दिया जाए तो ट्राइप्लेक्स, ऐसा मतलब बढ़ता जाता है। तो अगर इस सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स की बात करें कितने लेक्स की है, तो भाई ये जो है कि आपको डुप्लेक्स हो जाती है। कौन सी हो जाती है, डुप्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक स्लॉट क्या है, छोड़ दिया है, क्या है, एक एक स्लॉट छोड़ दिया है। खैर उसकी बात इसमें की नहीं, बाइंडिंग का प्रकार पूछा है कि जो है कि कौन सी है, कि सिंगल लेयर है, जो है कि डबल लेयर है। तो देख रहे हो कि इसमें कोई डबल लेयर तो दिख नहीं रहा है भैया, तो इसमें डबल लेयर दिख नहीं रहा, तो ये सिंगल लेयर की बाइंडिंग हो जाती है, डबल लेयर तो ही नहीं है। चलो अभी एक होता है इन्वोल्यूट और एक डायमंड क्वाइल, एक होती है इन्वोल्यूट और डायमंड क्वाइल। तो देखो डायमंड क्वाइल इन्वोल्यूट में जरा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ। ये मैंने बना दिया एक बाइंडिंग, एक मैंने इधर बाइंडिंग बना दिया, ठीक। इसको अपन क्या बोलते हैं, डायमंड। ये क्या है, डायमंड बाइंडिंग। और ये क्या है, ठीक है भाई। अगर इस तरह की बाइंडिंग दिख जाए जो मैंने भी बनाया नीचे, वो क्या है, इन्वोलेट क्वाइल बाइंडिंग, क्या है, इन्वोलेट क्वाइल बाइंडिंग। अगर ये वाली है तो आपकी कौन सी है, डायमंड बाइंडिंग, ठीक है। लेकिन इसमें किस प्रकार का तो पूछा नहीं भाई, जो है कि लेयर पूछा है, तो भाई ये सिंगल लेयर बाइंडिंग है, ठीक है भाई। आपका आंसर नंबर कौन सा इसमें सही है भाई, ए। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है कि which formula is used to calculate the percentage slip of an AC थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसके बारे में तो मैं भी बताया हूँ, इसके बारे में भाई अभी बताया हूँ, अभी क्या बताया हूँ, अभी देखो, अभी बताया कि जो स्लीप का फार्मूला होता है NS
माइनस एन आर बटे एन एस इंटू 100। यही तो बताया हूँ, यही तो बताया हूँ भैया। तो देखो कौन सा है, ढूंढो। स्लिप स्पीड का फॉर्मूला एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। मेरे को तो पहला दिख रहा है, मेरे को तो पहला दिख रहा है। देखो यहाँ पे एन आर दे दिया जो कि उल्टा है। भाई रोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से अधिक हो ही नहीं सकती, ये गलत है। और हो जाएगा तो किसी से जो आगे आप लोग पढ़ोगे। चलो अभी देखो यहाँ एन एस माइनस एन आर तो है, लेकिन नीचे एन आर दिया है तो ये गलत है। यहाँ पे तो बिल्कुल गलत ही है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज। जो इस कंट्रोल सर्किट में दिया गया है कौन सा ऑपरेशन है, तो देखो भाई, देखो कौन सा ऑपरेशन है। इसके जस्ट पहले वाला तो मैं भी बताया हूँ, इसके जस्ट पहले वाला ही बताया हूँ, और इसका आंसर भी वही है। ये क्या है, इंचिंग मेथड। क्या है, इंचिंग मेथड। इंचिंग मेथड क्यों है, इंचिंग मेथड क्यों है कि एक यहाँ पर जो है कि मेन मेन ये आपका क्या है, मेन स्विच। ये क्या है, ऑक्सिलरी स्विच, ऑक्सिलरी स्विच। और ये दो स्विच अलग से लगे हैं, इसके कारण ये क्या है, इंचिंग स्विच है। क्या है भाई, इंचिंग सिस्टम। चलो अभी अगला देखो। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बाइंडिंग इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यानी कोई थ्री फेज बाइंडिंग है, ठीक है, तो उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है। तो मेरे भाई सब लोग याद रखना, सब लोग याद रखना, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, हमेशा और हमेशा थ्री फेज बाइंडिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हो, वो होता है 120 डिग्री। क्या होता है, 120 डिग्री। लेकिन यदि आपसे सिंगल फेज पूछ दिया जाए कि हाँ कोई यदि सिंगल फेज बाइंडिंग है, उनके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो सिंगल फेज के लिए हमेशा और हमेशा होता है भाई 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन ये सब सारे कंडीशन किसके लिए है, लेकिन ये सब सारे कंडीशन भाई बैलेंस कंडीशन में, यानी आपकी थ्री फेज सप्लाई जो है कि बैलेंस होनी चाहिए, या फिर टू फेज बाइंडिंग सिंगल फेज बाइंडिंग जो भी है बैलेंस होने चाहिए तब के लिए है। ये भी किसके लिए है, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होता है कि यदि थ्री फेज है, आर वाई बी है, तो तीनों आर तीनों वाई तीनों बी में इसका मतलब यह है कि करंट तथा वोल्टेज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये होता है बैलेंस का मतलब। ठीक है, अनबैलेंस का मतलब, इसका मतलब तब है अनबैलेंस कब होगा, अनबैलेंस होगा इसका मतलब यह है तब जब इन तीनों के बीच में जो है कि 180 20 डिग्री, 120 नहीं, कोई दूसरा एंगल हो जाए। क्या हो जाए, किसी में 120 हो जाए, किसी में 118, किसी में 122, ऐसा एंगल हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और अनबैलेंस होगा कब, सर हो कैसे सकता है, अनबैलेंसिंग तब होता है जब कोई लाइन में क्या आती है, फॉल्ट आती है। क्या आती है, फॉल्ट आती है। जैसे फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, दो तार आपस में सट गए। क्या हुआ, दो तार आपस में सट गए। जैसे आर वाई भी भाई मेरे 3 ठो जा रहा था, दो तार आपस में सट गए, शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉल्ट हो गया, अनबैलेंसिंग हुई। अनबैलेंसिंग का मतलब 120 डिग्री एंगल नहीं रहा। ओपन सर्किट आ जाए, यानी दो तार हैं आपस में कट जाए, इसमें तो 120 डिग्री ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही कौन सा होने वाला है भैया, 120 डिग्री। अच्छा, कितने मेरे भाई लोग को लगता है कि 120 का डिग्री का मतलब कि तीनों जो है कि रोटर में ऐसी या फिर स्टेटर में बाइंडिंग की गई होंगी, जो है कि इस तरह से जो है कि 120 डिग्री पे रखी होंगी। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक एसी सप्लाई दिया, ठीक है, आपने क्या किया, एक एसी सप्लाई दिया, ठीक है, ठीक, ये आर, ये वाई, ये बी, ठीक, ये आर ये वाई ए बी, ठीक है। जैसे कि देखो ये, समझे, एक ये हो गया, वाई हो गया, और ये ए लो मैंने ले लिया। चलो चलो तीन हो गया ना, तीन कलर, चलो ठीक। इसका मतलब ये है कि 120 डिग्री के एंगल का होने का मतलब ये है कि
जिस टाइम पे देखो रहे एक टाइम इधर, एक टाइम इधर, एक टाइम इधर, तीन अलग अलग इधर, ये आपका वोल्टेज या फिर करंट का ग्राफ है, ये आपका टाइम का ग्राफ है। यानी 120 डिग्री यानी जो है कि बैलेंस होने का मतलब ये हुआ कि तीनों आर वाई जो फेज है वो एक समय पे कभी भी किसी की वैल्यू समान नहीं होगी। देख रहे हो जो आर मान लो इस टाइम पे मैं देखूं तो आर का मान कुछ और है, वाई का मान कुछ और है, बी का मान कुछ और है। यहाँ पे मैं देखूं आर का मान कुछ और है, वाई का मान कुछ और है, बी का मान कुछ और है, अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि आप लोग ये मत समझ जाना कि आर वाई बी का मतलब होता है भैया जो है कि इस तरह से एक एंगल पे रखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आर वाई मतलब जो 120 डिग्री पे रखे होने का मतलब यह है कि सभी बाइंडिंग में एक समय पे इक्वल करंट नहीं बह रही है। हाँ, एक एक फिक्स टाइम पे सभी में इक्वल करंट या वोल्टेज फ्लो हो रहा है। ठीक, तो ये होता है जो है कि बैलेंसिंग का मतलब। चलो, तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करो भाई, अगला समझते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। चित्र में जो एक्स को दिखाया गया वो पार्ट का क्या नाम है। तो देखो इसमें एक्चुअली जरा क्लियर नहीं हो रहा, मैं क्लियर कर ही देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये इधर साफ है आपका, ये क्या है, ये कोई सी भी मोटर है। ठीक है, मोटर की क्या है, ये वाली साफ है, ये क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है कि आपकी क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग। क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग। ठीक है भाई। और शाफ्ट के ऊपर ये जो तीन दिख रहे हैं ना, एक दो तीन, जो सर्कुलर है यानी वृत्ताकार है, वो क्या है भाई, स्लिप रिंग। क्या है, स्लिप रिंग। क्या है, स्लिप है, रिंग है, स्लिप है, स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग नहीं भाई, स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग करता क्या है, देखो स्लिप रिंग अगर पूछा जाए कि इंडक्शन मोटर में यूज कहाँ होता है, तो सिर्फ और सिर्फ होता है स्क्वायरल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। किसमें भाई, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज होता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन में मोटर में कभी भी आपकी स्लिप यूज नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपकी जो है कि स्लिप यूज होगी। अभी एक्चुअली यूज क्यों करते हैं थोड़ा समझ लो। इसलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि जब आपको जो है कि रोटर की वाइंडिंग करोगे, थ्री फेज वाइंडिंग, तो आर वाई भी तीनों फेज ले आकर कहाँ कनेक्ट करोगे। एक आर लाया आपने यहाँ से, वाई लाया यहाँ से, बी लाया यहाँ से, कनेक्ट कर दोगे किस पे, स्लिप रिंग पे। किस पे कनेक्ट कर दोगे, स्लिप रिंग पे। अब आपका आप जो है कि इसका मतलब ये कि अगर आपको रोटर को सप्लाई देना हो, कि आपने आपको रोटर को सप्लाई देना हो स्टेटर के थ्रू, तो आप जो है कि फ्री हो आर वाई भी तीन ठो अलग से जो है रेजिस्टेंस, मतलब अलग से सप्लाई देने के लिए। और लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो टार्क का फार्मूला होता है इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर में जो टार्क का फार्मूला होता है वो होता है ये एस ई टू स्क्वायर आर टू बटे आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर विथ रूट, विथ रूट। इसका मतलब यह है कि इतना छोड़ो, सिंपल से बात समझो कि टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आर टू यानी रेजिस्टेंस, आर टू यानी रेजिस्टेंस ऑफ रोटर, रेजिस्टेंस ऑफ रोटर। इसका मतलब यह है कि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में इसलिए स्लिपिंग यूज करते हैं ताकि आप अलग से एक रेजिस्टेंस ऐड कर सको। रेजिस्टेंस आप ऐड क्यों करोगे, रेजिस्टेंस आप इसलिए ऐड करोगे क्योंकि उसकी जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के, किसके, रोटर के। इसका मतलब ये है कि आप अगर अलग से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा टार्क मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टार्क मिल जाएगा जो आपकी नीड है, जो आपकी नीड है। ठीक है, तो ये है, इसलिए हम कनेक्ट करते हैं, मतलब यूज करते हैं स्लिप रिंग। तो ऑप्शन में जो दिखाया गया आपका जो है क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि स्लिप रिंग है। ठीक है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। चलो ठीक है भाई, तो डी आपका कौन सा है, सही आंसर है। ठीक है भाई, चलो अभी अगला देखो। दिखाया गया है कि क्वाइल बाइंडिंग का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसी क्वाइल, यानी जो चित्र में दिखाया गया एसी क्वाइल, इसका नाम क्या है। तो आप चीज देखो, ये क्या है, स्लॉट। ये क्या है, अब देखो एक बाइंडिंग यहां से किया डबल लेयर की, यहाँ से एक बाइंडिंग किया डबल लेयर की, इसमें भी एक बाइंडिंग है डबल लेयर की। इसका मतलब अगर पूछ देता है कि किस लेयर की बाइंडिंग है, तो आप बोल देते क्या है भाई, ये डबल लेयर की बाइंडिंग है। किसकी, डबल लेयर की बाइंडिंग है। ठीक है, ये किसकी है, डबल लेयर की बाइंडिंग है। एक चीज आप देख रहे हो, ऑप्शन पहला है कि हाफ कॉइल। हाफ कॉइल का मतलब ये है कि
एक कॉयल कोई दूसरे स्लॉट में चला जाए, आधा इस स्लॉट में आधा उस स्लॉट में, तो वो हाफ कॉयल हो जाएगा। लेकिन आप तो देख रहे हो कि एक कॉयल पूरा कंप्लीटली एक ही में है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। इसका मतलब ये कि कोई भी कॉयल जो है दूसरे स्लॉट में नहीं गया है। इसका मतलब अपना टोटल अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। तो ये होल कॉयल बाइंडिंग, होल कॉयल बाइंडिंग। अच्छा, अगर इसमें दिया एक सिंगल लेयर एक डबल लेयर, भाई इसमें सिंगल लेयर तो खैर ठीक है, गलत ही आंसर है। डबल लेयर क्यों नहीं करेंगे? डबल लेयर इसलिए नहीं करेंगे भाई क्योंकि ये कंप्लीट दिख रहा है, तो इसको हम कंप्लीट होल बाइंडिंग ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल बाइंडिंग ही बोलेंगे। ठीक है। खैर इसका डबल लेयर बाइंडिंग एक गलत आंसर नहीं है, गलत आंसर नहीं है। बट आपके अकॉर्डिंग भाई जिसको आप जिस चीज की आपको एग्जाम देनी है, अकॉर्डिंग टू निमी, ऑप्शन बी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। कॉइल बाइंडिंग का नाम क्या है? कॉइल बाइंडिंग का नाम क्या है? तो अभी आपको मैं बताया था कि जो बाइंडिंग ऐसे होगी वो कौन सी होगी? डायमंड बाइंडिंग होगी। कौन सी होगी भाई? डायमंड बाइंडिंग। जो बाइंडिंग ऐसे होगी वो कौन सी बाइंडिंग होगी? इनवोल्यूट बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? इनवोल्यूट बाइंडिंग। तो भाई ये तो डायमंड वाली है, देखो ना, देखो। ठीक है, तो देख लो कौन सा आंसर सही भाई। तो छोटा मैं कर, चलो देखो ऑप्शन डायमंड की तरह दिख रहा है, तो कौन सी होगी आपकी? डायमंड में शेप्ड कॉइल बाइंडिंग। ठीक है भाई, चलो तो डी आपका कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर है। चलो देखो अगला। विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर? यानी थ्री फेज इंडक्शन में किस स्पीड को आप सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक गति कहते हो? तो मैं जो है कि थोड़ा सा आपको जब डिस्क्राइब किया था इंडक्शन मोटर के बारे में, उसमें डिसाइड उसी समय बता दिया था कि जो जिस स्पीड से आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, उसी स्पीड को ही तो आप बोलते हो सिंक्रोनस स्पीड। हाँ भाई, उसी को ही तो बोलते हो आप सिंक्रोनस स्पीड। तो देखो कौन सी है? नो लोड स्पीड। अच्छा, नो लोड स्पीड यानी शून्य भार पर गति। अच्छा, नो लोड पे तो भाई आपका रोट जो भी होगा तो रोटर से रिलेटेड है। ये क्या है? रोटर से रिलेटेड है, तो ये तो गलत बात है। चलो, फुल लोड स्पीड, ये भी रोटर से रिलेटेड है, जो कि गलत है। ठीक है, चलो। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट देखो, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। अच्छा, इस चीज के बारे में अभी डिस्क्राइब करूंगा। देखो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके बारे में अभी बता रहा हूँ। भाई सप्लाई आप दोगे किसमें? रोटर में। रोटर में आप क्या करोगे? सप्लाई दोगे तो आपका जो है कि एक घूमता हुआ फ्लक्स जिसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, वो होता है आपकी सिंक्रोनस स्पीड। अच्छा, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि भाई जो सिंक्रोनस स्पीड है यानी एनएस, उसका मान कितना होता है, यानी घूमते हुए फ्लक्स का मान कितना होता है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 3/2 × 5m। क्या बताओगे? 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 यानी डेढ़, जिसको आप बोलते हो 1.5 मतलब डेढ़ गुना। मतलब क्या हुआ? डेढ़ गुना फ्लक्स जनरेट होगा किसका? एक, जैसे आर वाई बी तीन फेज है, तो आर यानी एक जो आपकी सप्लाई, एक जो है कि बाइंडिंग जितना फ्लक्स जनरेट करेगी, टोटल मिला करके उसका डेढ़ गुना। जैसे आपकी थ्री फेज है तो 3/2 अगर आपसे पूछ दे कि भाई 6 फेज की है तो 6/2 आपसे पूछ दे भाई 12 फेज की है तो 12/2 इतने मान का क्या होगा? रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। ठीक है भाई। अच्छा, तो आपका आंसर कौन सा इसमें सही है? सी। एक चीज लास्ट ऑप्शन दिया है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। इस चीज को समझो। इसका मतलब यह है कि सपोज दैट आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है एनएस, वो इधर से ऐसे रोटेट कर रही है एनएस। मैंने मान लिया इसकी जो स्पीड है 1000 आरपीएम। क्या है? 1000 आरपीएम। ठीक, चलो। और मैंने बताया था कि जो रोटर है वो इसके डायरेक्शन में ही रोटेट करती है, किसके? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रोटेट करती है। मैंने मान लिया इसकी स्पीड 950। मैंने क्या मान लिया? इसकी स्पीड क्या है? 950 है। लेकिन लेकिन भाई एक चीज ध्यान देना कि अगर आप सोचो, अगर ये इसकी स्पीड 1000 है, इसकी 950 है, तो 4-6 चक्कर मारेगा आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके पास पहुंच जाएगा।
4-6 चक्कर मारेगा, थोड़ा आगे चल रहा है, आप सोचो कि 2 बंदे ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा स्पीड ज्यादा दे जा रहा है भाई, 100 मीटर का सपोजेड फील्ड है, तो जो है कि कुछ 5-7 चक्कर, 8 चक्कर, 10 चक्कर ज्यादा मार के मतलब, और जो है कि इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि तब तो भाई जो है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, एक चीज ध्यान रखो, हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा एक बार जो है कि आपकी रोटेटिंग जो रोटर की स्पीड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से कम हो गई, लेकिन यदि दोनों के बीच का सापेक्ष गति देखा जाए तो हमेशा और हमेशा आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है और जो है कि जो रोटर की स्पीड है, दोनों हमेशा और हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि स्टेटर के और रोटर के मैग्नेट रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर और रोटर, तो हमेशा और हमेशा क्या होता है? 0। क्या होता है भाई? 0। ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलो, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है, जो चित्र में दिखाया गया उस स्टार्टर का नाम क्या है? तो भाई देखो, जो ये क्या है आपका टीएफ, ये दिखाने का मतलब ये क्या है, ये टीएफ, ठीक है, मतलब जो है कि ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर अगर ऐसा होता चित्र, चित्र आपका कैसा होता है, ये ऐसा, इस तरह का चित्र होता है, ये कौन सा होता है भाई? डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। क्या होता है? डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। लेकिन ये है तो ये कौन सा है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है भाई, कौन सा है ये? ऑटो ट्रांसफार्मर। चलो अगला, चलिए भाई, अब तो जो है कि आज का क्लास इतना के लिए ही खत्म हो गया है, ठीक है, और जो है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और आपका इसमें चल रहा है जो है कि इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर ये अब तक जो है कि 2-3 वीडियो में कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है भाई। तो अपनी आप तैयारी जो है कि कंटिन्यू रखो, ठीक है भाई, धन्यवाद।